हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आस्था के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी मित्रों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट का एग्ज़ाम 25 जुलाई को प्रस्तावित है। इस एग्ज़ाम को हम ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी से संबंधित इसके एक महत्वपूर्ण सेक्शन मनोविज्ञान पर चर्चा करेंगे और साथ में हमने मनोविज्ञान की एक सीरीज को आज से स्टार्ट किया है। तो उम्मीद है आप सभी मित्र हमारे साथ में जुड़ करके और इस सीरीज के माध्यम से अपने एग्ज़ाम्स में आप अच्छे मार्क को प्राप्त करेंगे। तो मित्रों आइए और ज़ोर शोर से इसमें भाग लीजिए और मेरा वादा है कि आप सभी को 29+ नंबर यानी 30 में 30 नंबर तक मिलने की संभावना है यदि आप कंटिन्यू इसको ज्वाइन रखेंगे। देखिए मित्रों, ये जो क्वेश्चन हमने इस पर डिस्कशन किया है, ये क्वेश्चंस आपके 6 से 8 वाले यूपी टेट एग्ज़ाम्स में और 1 से 5 प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे गए हैं और उसी क्वेश्चंस को हमने टेक किया है और उसके आसपास के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट डिस्कशन किया है। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उनके आसपास के क्वेश्चन हैं जो आपसे फिर से एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करेंगे और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए थॉर्नडाइक के नियम, जैसा कि आपको मालूम है कि थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों की संख्या 3 है, जिसमें है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा नियम है जो थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों से संबंधित नहीं है। तो मित्रों आपको ए, बी और सी ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये 3 चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और एक ऑप्शन कोई दूसरा दे देगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों की संख्या कुल मिलाकर के 3 है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है। तो वहीं थॉर्नडाइक ने सीखने के गौड़ नियमों की संख्या 5 बताई है, जिसमें बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम है, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम है। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे। अधिगम स्थानांतरण कुल 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और शून्य अधिगम स्थानांतरण। देखिए सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का मतलब ये है कि यदि एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में हमें अधिगम में मदद करे तो ऐसे कुछ हम सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के नाम से जानेंगे। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है कि ऐसा अधिगम जो एक क्षेत्र में सीखा जाए लेकिन उसका इम्पेक्ट दूसरे क्षेत्र में ना पड़े, यानी कि उसका नकारात्मक हो। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर नकारात्मक उसका प्रभाव हो तो उसे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण, एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में कोई भी प्रभाव नहीं डाले तो उसे हम शून्य अधिगम स्थानांतरण के नाम से जानेंगे। देखिए नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण में होगा ये कि एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचाए तो उसे हम नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। मित्रों देखेंगे आगे, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के कुल 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें क्षैतिज अंतरण होता है, ऊर्ध्व अंतरण और द्विपार्श्विक अंतरण। देखिए क्षैतिज अंतरण का मतलब ये है कि यदि एक विषय का ज्ञान उसी विषय के अन्य क्षेत्रों में मदद करे तो ऐसे को हम क्षैतिज अंतरण कहते हैं। जैसे समाजशास्त्र का अध्ययन करके समाज कार्य को पढ़ना, राजनीति विज्ञान का अध्ययन करके लोक प्रशासन को पढ़ना, इस प्रकार का जो है वो क्षैतिज अंतरण के अंतर्गत आएगा। ऊर्ध्व अंतरण में देखेंगे तो स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना, इसे ऊर्ध्व अंतरण के नाम से जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट जूनियर में पूछा गया है कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार का अंतरण है, तो ऊर्ध्व अंतरण होता है। वही द्विपार्श्विक अंतरण, यदि दाएं हाथ का कौशल बाएं हाथ में स्थापित कर लिया जाए तो इसे हम द्विपार्श्विक अंतरण के नाम से जानते हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ेंगे।
शिक्षण विधियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो आपकी प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि होती है और दूसरी है प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि। अब देखिए एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कौन कौन सी विधियां हैं जो प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि के अंतर्गत आएंगी, तो जिसमें व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्यक्तिगत निदेशन अनुवर्ग और अभिक्रमिक अनुदेशन आएगा। आगे देखेंगे मित्रों, प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि के अंतर्गत निम्न शिक्षण विधियां आती हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, अन्वेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि और ऐतिहासिक खोज विधि, सहभागी विधि। ये सभी की सभी विधियां जो हैं प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि के अंतर्गत आती हैं और ये भी क्वेश्चन आपके जूनियर एग्जाम में पूछा गया है। चलिए मित्रों आगे देखेंगे, बीएस ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात करेंगे। तो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। शिक्षा के दो उद्देश्य हैं, एक है अनुदेशनात्मक उद्देश्य तो दूसरा है सामान्य उद्देश्य। अब देखेंगे हम लोग अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इसकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है और हर बच्चे को उसके हिसाब से प्राप्त होती है। सामान्य उद्देश्य की बात करें तो यह उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त नहीं होते बल्कि किसी विषय को पहली कक्षा से शुरू करके विश्वविद्यालय तक पढ़ते रहने से प्राप्त होती है। बीएस ब्लूम ने अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत 3 प्रकार के उद्देश्य बताए हैं, संज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कॉग्निटिव डोमेन, भावनात्मक उद्देश्य यानी अफेक्टिव डोमेन और मनोगामक उद्देश्य यानी साइकोमोटर डोमेन। आगे देखेंगे संज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करें तो इसे व्यवहार का चिंतन पक्ष भी कहते हैं। देखिए 1956 के अनुसार और इसे हम 2001 के अनुसार अध्ययन करेंगे। तो वर्ष 1956 में बीएस ब्लूम ने इसके स्तर को कुल मिलाकर के 6 स्तरों में बांटा। तो वहीं रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी लॉरेन एंडरसन व द्वीड करतोल द्वारा 2001 में प्रस्तुत किया गया। अब देखिए 1956 के अनुसार संज्ञानात्मक उद्देश्य के कितने स्तर हैं, तो कुल मिलाकर के 6 स्तर हैं और इनका क्रम नीचे से ऊपर की ओर भी आप याद रखेंगे क्योंकि क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इसके मेरे हिसाब से आप सभी लोग इसके इंग्लिश वर्ड को याद रखेंगे तो ज़्यादा संभावना है कि आप क्वेश्चन का आंसर 100% एक्यूरेसी के साथ दे पाएंगे। जैसे नॉलेज है, फिर कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस और इवेल्युएशन है। तो बच्चे क्या है, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, फिर अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। देखिए वर्ष 2001 के अनुसार इसमें चेंज किया गया, ये वर्ड सारे के सारे नाउन और उससे चेंज करके फिर वर्ब में लाया गया। तो नॉलेज को रिमेंबर कर दिया गया, कॉम्प्रीहेंशन को अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन अप्लाई हो गया, एनालाइज और यहाँ पर सिंथेसिस जो था वो रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी में सर्वोच्च बिंदु पर चला गया और इसे क्रिएट के नाम से जाना जाने लगा। और इवैल्यूएशन जो है वो 5वें लेवल इवैल्यूएट पर हो गया। तो इस प्रकार से रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार यानी 2001 के अनुसार संज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 लेयर ये हैं और 1956 के अनुसार आपका ये है। चलिए बढ़ेंगे मित्रों आगे। देखिए अब कुछ की पॉइंट है जिसके सहायता से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ज्ञान यानी निम्नतम उद्देश्य है, ये संज्ञानात्मक उद्देश्य का निम्नतम उद्देश्य है। इसके अंतर्गत परिभाषित करना, पहचानना, जानना, चुनना आदि आएगा। अवबोधन यानी अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या कीवर्ड्स आप याद रखेंगे, समझ विकसित होना, अंतर करना, अनुमान लगाना, अनुवाद करना, व्याख्या करना, सामान्यीकरण, उदाहरण प्रस्तुत करना, भविष्यवाणी करना आदि। अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन में परिकल्पनाओं का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग, निर्माण करना, खोजना, रूपांतरण करना, प्रदर्शित करना आदि। आगे देखेंगे विश्लेषण यानी एनालिसिस में विखंडित करना, रूपरेखा बनाना और तुलना दिखाना। संश्लेषण यानी सिंथेसिस सृजित करना, संगठित करना, सारांशीकृत करना व पुनर्लेखन करना आदि। आगे देखेंगे मूल्यांकन में कौन कौन सा आएगा, मूल्य निर्धारण करना, औचित्य स्पष्ट करना और उच्चतम उद्देश्य। देखिए ये उच्चतम उद्देश्य भी कहलाएगा।
नेक्स्ट है भावनात्मक उद्देश्य। भावनात्मक उद्देश्य वर्ष 1964 में ब्लूम, क्राथविल एवं मसीहा के द्वारा दिया गया और इसे व्यवहार का अनुभव पक्ष भी कहते हैं। इस उद्देश्यों में बालक की रुचि, अभिवृत्ति, संवेदनाएं, मूल्य आदि निहित हैं। अब देखिए इसमें आपसे इसके स्टेप यानी लेयर पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हैं ऐसे लेयर हैं जो भावनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें याद रखेंगे मित्रों, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन है। इसका हिंदी भी जानेंगे, ग्रहण करना यानी अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन या मूल्यांकना, प्रत्ययीकरण, संप्रत्यय निर्माण और व्यवस्थापन यानी संगठन और चरित्रीकरण है। ये क्वेश्चन भी आपसे जूनियर लेवल एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे मनोगामक उद्देश्य या इसे हम क्रियात्मक उद्देश्य के भी नाम से जानेंगे। इसे व्यवहार का करना पक्ष भी कहते हैं। वर्ष 1969 में सिम्पसन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया। इसका संबंध बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक कौशलों से होता है और इसमें कुल मिलाकर के इसमें भी आपके 6 लेयर हैं जो कि नीचे से आप इसका क्रम हमेशा याद रखेंगे। इम्पल्सन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन, हैबिट फॉर्मेशन यानी उद्दीपक, कार्य करना, नियंत्रण, समन्वय, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। तो आज की इस लेक्चर में मित्रों हम केवल इतना ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में और भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन पर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और उम्मीद है आप सभी को हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। और मेरे मित्रों आप इसको ज्वाइन कीजिए और बार बार इस वीडियो को देखिए और इसका नोट्स बनाइए और रिवाइज करते रहिए और मेरी गारंटी है कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर से इसमें पास होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।